मेरी सास को बोलती हूँ कि माँ देखिए ना ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। 2009 में ही हम लोगों का म्यूचुअल सेपरेशन अच्छा। हो चुका हुआ है। पहले सुनते थे कि बहू को कोई जला देते थे, कहीं पर कोई ये देकर मार। चूँकि मेरे पास दो इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है स्पोर्ट्स का, तो जैसे मैंने लाइटर जलाया तो पूरा आग लग गया। खाली पैर जाते थे उस समय चप्पल पर हुआ नहीं करता था। तो 4 बजे भोर में महुआ चुनने जाते थे हम लोग। 28 रुपया का पेमेंट से शुरू किए थे। तो मैं सीट के अंदर घुस गई, तो फिर मुझे बोले तो मैं वहां जाके फेंक दी। नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफर जिंदगी का। आज इस कार्यक्रम में आपको हम एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे मुलाकात जिन्होंने खेल खिलाड़ी होकर आज किस मुकाम को छुआ है। उनसे सीधे परिचय कराएंगे आपका। डॉक्टर सरोजनी लकड़ा जी हमारे साथ होंगी, जो 2014 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। कैसे खेल ने एक खिलाड़ी को कहां तक पहुंचाया, हम सरोजनी जी से बात करेंगे। सीधे जुड़ते हैं उनसे। सरोजनी जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सरोजनी जी, पहले तो जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म लातेहार जिला, पहले पलामू था। लातेहार जिला अंतर्गत गारू प्रखंड है, अभी बारिशाण थाना है। रामसेली गांव है, एक छोटा सा खूबसूरत गांव है, वहाँ हुआ था। खूबसूरत गांव है, उस गांव में क्या खूबसूरती है? खूबसूरती पूरा प्राकृतिक रमणीय, हरा भरा। 2 किलोमीटर पे सुगा बांध वाटरफॉल है, 22 किलोमीटर पे बूढ़ा फॉल है, और अगर 15 किलोमीटर में मिर्चिया फॉल है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो बेतला पार्क है। तो चारों तरफ मतलब हरा भरा, बहुत ही, जैसे वहाँ आप गांव में इन करेंगे आपको बहुत ही खुशी महसूस होगा, बहुत ही आनंद महसूस होगा। और यही कारण है कि मैं आज भी मतलब कभी मैं घर जाना, गांव जाना मैं नहीं छोड़ती हूँ। सरोजनी जी, पढ़ाई लिखाई कैसे हुई स्टार्टिंग? जैसे कि मैंने अपना जन्म स्थान बता दिया कि रामसेली गांव में हुआ। पढ़ाई भी मेरी वहीं से शुरुआत हुई। और जब मैं बहुत छोटी थी, उस समय 3 साल की रही होंगी, जैसे हमारी बड़ी दीदियां बताती हैं कि उस समय स्कूल के लिए मैं उन लोगों को बहुत दौड़ाया करती थी। और चूँकि मेरा गांव जो है रामसेली से मयापुर गांव जो है 3 से 4 किलोमीटर होगा। तो मयापुर एक गांव है, वहाँ प्राथमिक विद्यालय पहले हुआ करता था। तो मेरी बड़ी दोनों दीदियाँ वहाँ पढ़ाई कर रही थी, तो मैं उनको पीछे से दौड़ाया करती थी। लेकिन क्या था कि वहाँ पर नदी था, तो मैं नदी में पार नहीं हो सकती थी, तो नदी से फिर वापस आ जाती थी। तो बचपन से ही मुझे बहुत ही ये था। और उस टाइम गांव स्कूल में उतने छोटे उम्र में नहीं लिया जाता था। 6 साल 10 साल से शुरू करते थे लोग। लेकिन मैं बहुत जल्दी ही वहाँ से शुरू की। अपना रामसेली गांव से मयापुर स्कूल जाती थी। जब थोड़ी बड़ी हुई तब मैं उस स्कूल में पहला क्लास से गई। और सबसे खास बात है कि पहला क्लास में गई और दूसरे क्लास के लिए क्या हुआ कि दूसरे एक मेरी दोस्त थी, वो तीसरे क्लास में थी। तो सबसे मजेदार की बात है कि मैं मेरी दोस्त को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो मैं दूसरा क्लास में नहीं बैठी, सीधे तीसरा क्लास में बैठ गई। तीसरा क्लास में बैठ गई। और पढ़ने में भी थी, बचपन से ही मुझे कोई पोएम दे दे तो पूरा रट डालती थी। और वो गांव जैसे रामसेली से मयापुर जहाँ पर स्कूल था, वही 3-4 किलोमीटर पे दूरी था। और सबसे खास है कि वहाँ पर मैं बचपन से, पता नहीं हो सकता है खेल के प्रति मेरा बहुत रुझान था, तो मैं दौड़ते हुए ही स्कूल जाती थी। पैदल बहुत रेयर ही पैदल चलती थी होंगी, दौड़ दौड़ के ही स्कूल जाती थी। ये दौड़ने का शौक जो है वो क्यों? और खाली पैर जाती थी या चप्पल? खाली पैर जाती थी। उस समय चप्पल पर हुआ नहीं करता था, जबकि मेरे पिताजी थे वहाँ पर स्कूल में। बाद में जब थोड़ा आगे गई तो वो जो हवाई चप्पल होता था वो हमें मिलता था, तो वो हम लोग पहनते थे। लेकिन हाँ, परिवार बड़ा था क्या, इस वजह से कठिनाई का दौर भी था? कठिनाई का दौर था। और उस समय पिताजी टीचर जरूर थे, लेकिन बहुत कम पेमेंट मिलते थे। पिताजी का जैसे बताते हैं 28 रुपया का पेमेंट से शुरू किए थे, मंथली पेमेंट 28 उस जमाने में। कितने भाई बहन थे आप लोग? हम लोग 6 भाई बहन हैं। सबसे बड़े भैया हैं, और उसके बाद बड़ी 2 दीदियां हैं, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटी एक सिस्टर है, फिर एक छोटा भाई है। मतलब पूरा
वेल एजुकेटेड फैमिली है। तो सुबह मतलब 6 साढ़े 6 बजे स्कूल शुरू होता था, मॉर्निंग स्कूल। तो मॉर्निंग स्कूल समझ सकते हैं, हम पहुंच नहीं सकते हैं टाइम से। तो 4 बजे भोर में महुआ चुनने जाते थे हम लोग। दौड़े दौड़े टोकरी रखते थे, फिर तैयार होते थे, फिर स्कूल जाते थे। उसी तरह नवंबर दिसंबर के टाइम में धान होता है, कटनी होता है। तो मेरे पिताजी इतना सुबह मतलब 3 बजे भोर में इतनी ठंड में उठाते थे। नहीं तो स्कूल जो आप दौड़ कर जाती थी, खाली पाँव जाती थी, वो रीजन क्या था बेसिक? उसमें गरीबी थी उतनी, ये नहीं थी। मेरे पिताजी उतना, एक तरह से बड़ा ही परिवार बोलेंगे ना, तो उतना ये नहीं कर पाते थे, एफर्ट नहीं कर पाते तो थे। घर का भी काम क्या आप लोगों को करना पड़ता था? घर के काम को भी हम लोग करते थे। काम जो घरेलू काम होते सुबह हैं। कितने बजे उठ जाते थे? 3 बजे उठ जाते थे। 3 बजे? हाँ, 3 से 4 बजे और उसके बाद फिर लगातार अपना काम में रहते थे, पिताजी के साथ लगे रहते थे। तो फिर अब आगे की बात करते हैं। तो फिर आगे जिस तरीके से आप बढ़ी, तो उसके बाद खेल के प्रति रुचि कब से आया? स्कूल में जो 15 अगस्त या 26 जनवरी जो होता था, उस समय हम लोगों को कुछ खेल प्रतियोगिताएं कराते थे रेंजर साहब। तो हम लोग उसमें कई बार भाग लिए उसमें। तो जैसे 3 पैर की दौड़ हुआ, तो वो बोरा रेस हुआ, जिलेबी, तो काफ़ी मैं जीतते आती थी। और क्रॉस कंट्री वगैरह 2-3 किलोमीटर का होता था, तो मैं वहाँ से खेलना शुरू की। स्पोर्ट्स में 10वीं लगा। की परीक्षा कहाँ से दी थी आपने? मैं महुआडांड में है एक संतरेसा बालिका उच्च विद्यालय, वहाँ से मैं 10वीं की कक्षा पास की मैं 1985 में। और मैं वहाँ पर स्पोर्ट्स में तो मेरा लगाव था ही, तो मैं वहाँ पर गई ये में संतरेसा स्कूल में बोर्डिंग में जब मैं गई, वहाँ मुझे लगता है 1981 में गई मैं वहाँ। तो 1 साल मैं नॉर्मल हॉस्टल में थी। तो वहाँ पर क्या हो कि 8 बजे सुबह में खाना मिलता था और सीधे 6 बजे। तो मैं चूँकि गांव में जब मम्मी पापा के साथ थी, तो मैं थोड़े थोड़े खाना खाती थी, मेरी आदत थी। और वहाँ गई और सीधे 8 बजे खाना खाना और पूरा होल डे ऐसे ही स्कूल में भूखे मतलब ये में पढ़ाई करना पड़ता था। तो मुझसे हो नहीं रहा था। तो एक मेरी दोस्त थी, एथलेटिक सेंटर गर्ल्स का अभी भी सरकार का संचालित है, पहले बिहार का था। तो मेरी दोस्त एक मेरे बगल में बैठती थी 7th क्लास में। तो वो मेरे लिए कभी कभी रोटी और आलू का भुजिया वगैरह लाया करती थी, मुझे खिलाया करती थी जब भूख से ज़्यादा से रोने लगती थी। तो उसी साल एक ये हुआ एनुअल स्पोर्ट्स जो नहीं होता है 4 ग्रुप में। तो उस समय भी मैं एक जो रेड ग्रीन येलो हाउस जो हुआ करता था, तो मैं ग्रीन हाउस में थी। तो उस साल पहली बार मैं उसमें भाग ली थी खेल में इस तरह का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उस समय अच्छा मैं परफॉर्मेंस दी थी। तो वो एथलेटिक सेंटर का जो कोच हुआ करते थे स्वर्गीय रॉबर्ट किस्पोटा, तो उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। तो बोले कि इस बार पटना से खिलाड़ियों का सिलेक्शन के लिए आएंगे, तो ज़रूर भाग लेना तुम। मुझे बोला गया कि उसमें आप भाग लो ट्रायल में। तो मैं ट्रायल अपना दी, उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मैं 92 से मतलब 1 साल बाद से मैं फिर सेंटर में चली गई। तो मुझे तो क्या बोलते हैं वहाँ खाना मिलना, सुबह में चाय बिस्किट, फिर ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर लंच, उसके बाद फिर शाम में भी उसी तरह चाय बिस्किट, और इवनिंग में अल्टरनेट डे नॉन वेज, और खाना अच्छा जैसे मुझे अब लगता था कि हाँ आप ठीक जगह पे हाँ हैं। मैं मेरे लायक है कि मुझे पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है, मुझे स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, तो मेरे लायक मिल गया। और मुझे क्या चाहिए, तो मैं वहीं से पीछे मुड़ के नहीं देखी। तो फर्स्ट टाइम मैं 1984 में ये नेशनल स्कूल गेम्स में गई। तो वहाँ मुझे मिला था उस समय जैवलिन थ्रो के लिए, जबकि जैवलिन थ्रो मेरा इवेंट नहीं था, मेरा रनिंग था। तो हमारे स्वर्गीय रॉबर्ट किस्पोटा कोच साहब ने मुझे कहा कि सरोजनी उसमें खाली है एक खिलाड़ी का, तो उसमें तुम भाग लोगी? हाँ सर कर लेंगे। तो मैं ऐसे ही गई। ये अचानक आपको कह दिया जाता है? हाँ बोला गया। हाँ तो प्रैक्टिस भी कुछ किए थे या? मेरा प्रैक्टिस तो दूसरा चीज़ था, 400 तो। था और रनिंग था। हाँ। लेकिन वो चूंकि एक खिलाड़ी चाहिए था ये से बिहार से, सर को विश्वास था कि मैं कर सकती हूँ। तो फिर मुझे बोले, तो मैं वहाँ जाके फेंक दी। चूँकि गांव का जो आदत था पत्थर मारने का, आम मारने का, फल मारने का, जो पत्थर फेंक के, तो वही आदत थी होगी, तो नेचुरल था होगा। तो मैं वहाँ अच्छा रिजल्ट कर गई और सिल्वर मेडल जीती, 2nd प्लेस ली, बिना ये का प्रैक्टिस का।
उसके बाद वहीं से शुरुआत हुआ। फर्स्ट मेरा नेशनल वहाँ था। फिर वहाँ 1985 में, जिस समय मैंने मैट्रिक लिखा था, उसी साल त्रिवेंद्रम में हुआ था स्कूल गेम, तो वहाँ मैंने हर्डल्स में जीता था। वहाँ से भी मेडल जीत कर आई थी। मेडल जीतने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं पीछे देखी। मुड़ के आपने नहीं देखा, मेडल जीतना शुरू कर दिया। अब ये बताइए कि आपकी बहाली जो होती है वो एक कांस्टेबल के रूप में होती है। हाँ। कौन सा गेम जीता था जिसके बाद ये बहाली हुई? उस टाइम यहाँ पे रांची में ये डोरंडा जो जैप 1 अभी कहलाता है, वहीं पे बहाली के लिए रखा गया था। तो चूंकि मेरे भैया पहले से पुलिस में उस समय सब इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे सूचना दिया कि वहाँ पर बहाली है, तुम आ जाओ। यहाँ पर मैं भाग ली थी, उसमें मैं आई थी। और आई थी भी तो बहुत इंटरेस्टिंग कि जब मैं सेंटर से जब आ रही थी, सुबह की बस में मैं जब बैठी, तो मेरे गांव में मेरे भैया जो थे गांव में थे, तो बोले कि तुम एक काम करना, मॉर्निंग वाली बस में आ जाना और मैं यहाँ पर रामसिली गांव में बैठ जाऊंगा। तो महुआ डांट से मैं सुबह वाली 5 बजे भोर वाली बस में बैठी, 2 सीटर में बैठी हुई थी। तो जैसे जैसे ये आए भैया चढ़ने लगे, तो मैं डोर के पास ही बैठी थी। तो जैसे कि देखे कि पिताजी मेरे भैया को छोड़ने आए, तो मैं सीट के अंदर घुस गई। तो फिर जब गाड़ी आगे बढ़ने लगी, तो कंडक्टर ने मेरे भैया से पूछा कि आपकी सिस्टर का है, आपकी बहन क्यों इसे सीट के अंदर गए? इसको मैं ले जा रहा हूँ बहाली के लिए, हो सकता है वो पिताजी का डर से छुपी हुई थी। तो आके मैं यहाँ पर ट्रायल दी डोरंडा में, ये हुआ था उसमें। तो ट्रायल में अच्छा हुआ और मैं वहाँ से सेलेक्ट हो गई। कांस्टेबल से अगर हम आगे बात हाँ, करें, कांस्टेबल में मैंने वहाँ बहाल हुआ था। और ठीक वो बहाली हुआ था। पिताजी को पता चला तो पिताजी ने कुछ कहा या नहीं? मैं गई ही नहीं, डर से गए ही नहीं? घर गई ही नहीं। कितने दिन तक घर नहीं गए? बहुत साल तक, बहुत साल तक? 2-3 साल तक नहीं गई थी घर। तो फिर फरवरी 1987 में ऑल इंडिया पुलिस गेम में ये मधुबनी गई। मधुबनी नहीं, क्या है, हाँ मधुबनी, हरियाणा में। तो वहाँ मैं फर्स्ट टाइम 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। तो चूंकि उसका पुलिस में जब पहला मेडल ली, यहाँ भी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी, हर साल देती रही। तब 88 में मैं ऑल इंडिया पुलिस गेम में भाग ली। और भी होता था नेशनल और ओपन नेशनल वगैरह होता था, उसमें भी मतलब भाग लेते थे हम लोग। 89 में फिर मैं मेडल जीती, छौला में जब हुआ था। छौला मतलब दिल्ली में। खिलाड़ी का जो प्रमोशन कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक ही आउट ऑफ प्रमोशन होता था, तो मैंने उसको पूरा कंप्लीट कर लिया। खेलना लेकिन रुकी नहीं, उसके बाद भी खेली। 92 में मैं भोपाल में बेस्ट एथलीट भी ऑल इंडिया पुलिस गेम में रही। प्लस सीनियर नेशनल, ओपन नेशनल जो हुआ था, उसमें हेप्टाथलॉन में भी मैंने जीता। स्टार तक पहुंची, कांस्टेबल से सफर आईपीएस तक, कैसे? मेरा स्पोर्ट्स का जो प्रमोशन था वहाँ, हाँ मतलब पूरा मैंने कंप्लीट ले लिया। इसके बाद जो नॉर्मल हमारा पुलिस डिपार्टमेंट में जो एज ए नियम था, जो सीनियरिटी बेसिस पे होता है, वरीयता सूची के आधार पर होता है, तो मैं उस ये पर डीएसपी में मेरी प्रोन्नति हुई 2008 में। फिर उसी तरह नॉर्मल प्रमोशन ही मैंने लिया 2014 में सीनियर डीएसपी में। इसके बाद मैं एडिशनल एसपी 2019 में। तो 2019 में जब मैं वायरलेस, इसके पहले मैं जो मेरी जो पदस्थापना थी, मेरी पोस्टिंग थी, जैप 10 में भी मैं काम कर चुकी हूँ, एसीबी में काम कर चुकी हूँ, गवर्नर हाउस में भी मैं एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर रहूँ। जब मैं एडिशनल एसपी बनी तो मैं 2019 में मेरी पदस्थापना वायरलेस में हुआ। तो वायरलेस में के दौरान ही चूँकि मेरे पास 2 इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है स्पोर्ट्स का। एक स्पोर्ट्स साइंस की पढ़ाई मैंने 2002-03 में जर्मन लैंग्वेज में जोहानेस गुटनबर्ग यूनिवर्सिटी माइंस जर्मनी में किया, और दूसरा एक इंटरनेशनल पार्ट टाइम ओलंपिक स्टडीज़ मैंने जर्मन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कोलोन से मैंने किया। तो मेरा और पहले का भी स्पोर्ट्स का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। तो इसके कारण मुझे वायरलेस में एडिशनल एसपी रहते हुए मुझे खेल विभाग में एज ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स का, जहाँ पर कि अमूमन आपको आईएएस जाते हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा के उस कैडर के, क्योंकि वो नन कैडर है, नन कैडर है इसलिए जा सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर 1 साल मैंने काम किया। और इसी दौरान सबसे बड़ी चीज़ मतलब 37 इयर्स के बाद मुझे 19 जुलाई 2023 को मुझे ये जो आपने जिस बैच की बात कर रहे हैं,
वो मेरे लिए बहुत मतलब पूरे पूरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट मिला। और 24 जुलाई 2023 को हम लोग का पिपिंग सेरेमनी हुआ और इसी के बाद में ही मेरी पोस्टिंग जैप टू टाटी सिलवे जो है रांची में ही है, वहाँ पर मैं अभी कमांडेंट के आज लगता है पिताजी अब हैं कि पिताजी नहीं है, 2016 में वो तो एक्सपायर आज कर आपको लगता है कि अगर वो होते गए। हाँ, तो कहते कि नहीं मेरी बेटी जो है वहां तक पहुंची। ऐसे भी खुश थे। मतलब शुरू में जब मैं कांस्टेबल में ज्वाइन की थी तब तो उसके बाद काफी धीरे दुखी धीरे रहता था, क्योंकि लोगों को देखते थे वहाँ कैसे रहते हैं लोग उस समय। बाद में जब मैं धीरे धीरे बढ़ने लगी, जब मैं कोई गेम में जीतती थी, पेपर में फर्स्ट पेज में छाई रहती थी, तो बस वाले कोई भी उनको पेपर गांव में पहुंचाना बहुत मुश्किल था, लेकिन डाल्टनगंज से पेपर स्पेशली कि लकड़ा साहब का बेटी का पेपर में निकला तो लेके आते थे। या बगल का गांव में उस समय ट्रांजिस्टर चलता था, तो उसमें सुनते थे ये में कि सरोजनी लकड़ा ने नया कीर्तिमान स्थापित किया कुछ, वहां से ट्रांजिस्टर लेके दौड़े दौड़े लकड़ा साहब आपकी बेटी का दे रहा है। तो इस तरह का उनको बहुत बोल्ड करने का लोग कोशिश करते थे, पेपर ला के देते थे। तो काफी अंदर अंदर तो काफी खुश होते थे कि मेरी बेटी है। जब मैं डीएसपी बनी तब कहीं भी जाते थे तो अच्छा, हमारे पुलिस वाले जो हैं, नहीं हमारे मैडम का ये पिताजी हैं, तो काफी नाम होता था। तो धीरे धीरे बाद में बड़े भैया से भी ज्यादा, बड़े भैया भी आज इस दुनिया में नहीं है, तो बड़े भैया से भी ज्यादा वो बेटी के नाम से पॉपुलैरिटी हो गई कि उनके पापा हैं, तो पिताजी को बहुत खुशी होती थी। शादी की अगर हम बात करें तो शादी कब हुई आप? शादी मेरी 1997 में हुई थी, मई में, और मैंने इंटरकास्ट शादी किया था। लेकिन क्या आपकी है, आपकी आपकी चॉइस, दोनों की चॉइस थी। लड़का कहाँ के थे वो? यहीं के थे। ज़्यादा मैं चर्चा इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि 2009 में ही हम लोगों का म्यूचुअल सेपरेशन अच्छा। हो चुका हुआ है। और अगर शादी का बात करेंगे तो जैसे नॉर्मल महिलाओं को जो झेलना पड़ता है, उस रास्ते से मैं भी आई हूँ। कि जैसे पहले सुनते थे कि बहू को कोई जला देते थे, कहीं पर कोई ये देकर मार देते थे, तो उस सिचुएशन में भी शायद बताना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं जो देखेंगी तो लगेगा उन लोगों को कि हाँ मैडम के साथ भी ऐसा हुआ। तो एक घटना ऐसी हुई है, फैक्ट घटना है, किसी हमारे स्पोर्ट्स सेक्टर को भी मालूम है। ऐसा हुआ कि मेरी जो तीन ननद थी, मतलब तीनों बड़ी, और सास भी थी, तो काफ़ी मेरी सास से पटती थी। तो बोली, जैसे मैं घर में जाती हूँ तो घर चूंकि मैं बना रही थी, वहां पर घर बना नहीं रही थी, एक्सटेंशन कर रहे थे हम लोग, रूम थोड़ा 2 रूम एक्स्ट्रा बना रहे थे, तो कंप्लीट होने पे ही था। तो लगता है कुछ गलत फहमी उन लोगों को हुई होगी कि घर को लेकर के कि घर ले लेंगे या ये करेंगे, कुछ होगा। तो मैं जब इन करती हूँ तो वो लोग बोलती है, क्योंकि मैं छोटी हूँ, सभी तीनों ननद बड़ी है, तो बोले सरोज तुम चाय बना दो, तो बनाती हूँ ना दीदी। तब तक बार बार वो लोग बोलती है। तो मैं गई अंदर, किचन में जाती हूँ, तो जैसे मैंने लाइटर जलाया तो पूरा आग लग गया। तो मैं एक बार के लिए समझी नहीं, इमीडिएट मैं पीछे हटती हूँ और तुरंत मैंने खिड़की को खोला, ये किया। तब तक ये लोग हंसने लगे, तीनों हंस रही है और कमेंट कर रही है वो गंदे तरीके से। तो मैं मेरी सास को बोलती हूँ कि माँ देखिए ना ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो बोलती क्यों तुम लोग सरोज को तंग कर रही हो, ऐसे बोल के बोलती है। लेकिन बोलती जरूर है, पर सपोर्ट उधर में है, मैंने देख लिया था उनकी आंखों को। तो इस तरह का ये हुआ, मेरे ऊपर काफी मतलब हाथ उठाया, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन थी। तो उस वक्त आप पुलिस में थे, इंस्पेक्टर थी, तो इंस्पेक्टर थी उस समय। तो काफी मेरे ऊपर उन लोगों ने किया। तो मैं सोची कि बहुत ज्यादा हो रहा है ये, कि पीछे से एक जन हाथ बाल को पकड़ना और ये करना। मैं भी नहीं समझ पाई कि क्यों ये लोग इस तरह का कर रहे हैं। तो फिर मैं वहाँ से किसी तरह, चूँकि स्पोर्ट्स पर्सन थी और मैंने देखा कि ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने भी अच्छा से दे दिया। और दे करके जो बाउंड्री थे, 6 फीट का ऊंचा बाउंड्री थे, उससे फांद कर मैं बगल वाले में चली गई। तो आपने इस दौरान हस्बैंड से कोई बातचीत? वो गए हुए थे, कलकत्ता गए थे। उसी दौरान हम लोग का, मेरा जो जर्मनी जाना था उसका प्रोसेस चल रहा था, मेरा पासपोर्ट लाने गए थे, जो वीज़ा के लिए अप्लाई किया गया था। तो कलकत्ता गए थे। बेटी छोटी थी, 3 साल की थी, बड़ी वाली बेटी।
तो इस तरह की घटना हुई तो मैंने बगल का घर में चली गई। तो जैसे गई तो वो लोग तो इनका नेचर जानते होंगे, शुरू से ही जानते होंगे, तो उन लोग ने तुरंत सपोर्ट किया, बोला। तो फिर इन लोग बड़े भैया को बुलाया, ये लोग काफ़ी गाली गलौज किया। उन लोगों को बगल वाले को बोले कि आप भेजिए उनको, बहू को भेजिए। तो उनका हस्बैंड जो थे बहुत अच्छा बोले कि अगर मेरे घर में कोई आया है हम उसको मेहमान के रूप में देखते हैं, मैं नहीं भेजूंगा बोले। जब मैं बैग और बेटी को एक हाथ से लेके गई और रूम के लिए खोज रही तो वहाँ बहुत लोग थे, जैसे सामने पिए हुए रहते हैं बहुत लोग, तो मेरे ऊपर हंस रहे थे लोग। इतना मुझे खराब लगा कि मतलब गलत एक बच्ची को ली हूँ, बैग ली हूँ और मैं, तो बहुत ख़राब लगा। तो वहाँ से मैं निकल के सीधे आई। हम बोले अंकल मैं नहीं जाऊँगी कहीं पर, मुझे जो भी रूम है हमको दे दो यहीं पर ऐसे। तो 4 बेड का रूम था, बोले कि ठीक है उसमें आप चले जाओ ऐसे। तब तक मेरी सहेली के पास फ़ोन आया तो वो उनको बता चुकी थी, मतलब हस्बैंड को। हाँ, तो दूसरा दिन आए तो फिर मैं दोबारा गई नहीं, तो घर में खूब हुआ होगा। फिर उधर से आने के बाद में गई और फिर रांची में मेरी पोस्टिंग हुई। रांची में हुई उस समय भी मैंने यहाँ था, कोशिश किया भी, लेकिन बाद में जो है मेरे क्या बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज था, तो बाहर से बहुत इन्फ्लुएंस रहते थे। इसी बीच में कुछ उस चीज़ को बोलना चाहिए कि नहीं, थर्ड पर्सन की एंट्री होती है और कुछ भी है। आज हमने मतलब फैमिली कोर्ट से मैंने सेपरेशन ले लिया है, इसलिए मैं उतना उस पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ। आज मैं अपने दोनों बेटियों के साथ हैप्पी हूँ। मैम, ये लाइफ जो है एकदम स्ट्रगल से भरा रहा आपका। जी। एक खिलाड़ी किस तरीके से अपने जीवन में परेशान रहता है वो भी हमने आपसे सुना। बतौर आईपीएस एक इच्छा तो होती होगी कि सरकार अगर चाहे तो किसी जिला में पोस्टिंग कर दे। ये तो हम जब जॉब में होते हैं तो ये अपना इच्छा को हम लोग मार दिए होते हैं। स्पेशली जो खिलाड़ी हैं उनको क्या कहेंगे, जो खेलने वाले लोग हैं उनको क्या कहेंगे? खिलाड़ियों के लिए, चूँकि पहले हम जब खेलते थे तो उतनी सुविधा नहीं थी, उसके बाद भी हम लोग अच्छा करते थे। और अभी जो सबसे फास्ट ट्रैक बोला जाता है सिंथेटिक ट्रैक है, जो नेल्स आते हैं, स्पाइक्स आते हैं, बाकी जो फैसिलिटी है बहुत ही अच्छे सुविधा मिलता है। तो उस स्थिति में अच्छा करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। जब भी ये कहेंगे खिलाड़ियों को तो ये सबसे बड़ी बात है, एक डिसिप्लिन और डेडिकेशन, मेहनत और हमेशा क्या बोलते हो निरंतर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और जो भी चैलेंजेस है उसको झेलते रहना चाहिए। क्योंकि लाइफ एक कैसे बोलेंगे, नदी का जो बहाव है, धारा है, उसी तरह कंटिन्यूअस जाते रहता है। या तो आप घड़ी की जो नोक है उसको आप टिक 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 जो जाते रहता है, कभी पीछे नहीं लौटता है। तो सेम चीज़ घड़ी का जो नोक है वो चलते ही रहता है, तो लाइफ भी उसी तरह है। तो रुकना नहीं चाहिए, कहीं पे भी चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं तो उसको झेलते हुए जाना चाहिए। और मैंने यहाँ भले बहुत चीज़ें शेयर नहीं की हूँ, लेकिन मुझे शेयर कर दीजिए, कोई अच्छी बातें और शेयर कर दीजिए। इतना स्ट्रगल, इतना ये होने के बाद मुझे आदत हो गई, जब कोई भी परेशानी आती है तो मुझे पता है कि ये घड़ी की सुई की तरह वो चलते रहेगा, उसके बाद वो अलग अलग ये में वो चेंज होते ही रहेगा, हर समय एक जैसे नहीं रहता। पद में आने के बाद में मुझे याद पड़ता है कि मेरी नानी, जब मैं जन्म ली थी उस समय मेरी नानी ने कहा था, जब मेरी माँ आज भी मेरे पास है, 92 इयर्स की है, मेरे पास है, मैं लक्की हूँ कि मेरी माँ मेरे पास है। जैसे बोलते हैं कि एक डायलॉग नहीं है ये का फिल्म का कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। मेरे पास माँ है, तो ये माँ है यहाँ। तो जब माँ बोली नानी को कि उराव भाषा में बोली कि ये कैसे दिख रही, शायद अजूबा दिख रहे होंगे जब जन्मे होंगे उस समय, तो माँ बोली कि कैसे दिख रही है, तो शायद हो सकता है ज़्यादा काले होंगे या, तो नानी बोलती है देखी, तो बोली कि नहीं ये बहुत बड़ा आदमी बनेगी। तो बताइए, मेरी जन्म मतलब 1967 में हुई है। उस समय नानी शायद आकलन कर लिया उन्होंने। उस समय उन्होंने कहा कि नहीं ये बड़ा आदमी बनेगी। तो एक नानी का है। दूसरा है कि जब मैं 5th क्लास में थी तो नेतरहाट में जब ये करने के लिए पिताजी को पूछी 2 रुपया चाहिए मुझे, सारे मेरे बैच वाले जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो मेरे पिताजी ने बहुत डांटा था, तो मैं दिन भर रोई थी। तो शाम में मेरे पिताजी ने कहा था
कि नेतरहाट जाने के लिए रो रही है, तुमको देश दुनिया घूमने को मिलेगा। मैम, डॉक्टरेट तक की आपने पढ़ाई की, सपना तो पूरा होता जा रहा था, तो फिर वहां तक भी पहुंच अच्छा, गई। डॉक्टर सरोजनी लकड़ा, मुझे जब मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स में थी तो चूंकि मेरी एक तो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अचीवमेंट रहा है और पढ़ाई में भी मैंने काफ़ी ये किया है, तो और स्पोर्ट्स सेक्टर में पुलिस से ज़्यादा लगता है मैं स्पोर्ट्स सेक्टर में ही काम की हूँ। तो ये मुझे ये क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी लंदन से मुझे ये उपाधि मिला है, उपाधि प्राप्त हुई। उपाधि प्राप्त हुआ है। आपने सुना कि डॉक्टर सरोजनी लकड़ा, जिन्होंने एक खिलाड़ी से सफर शुरू किया और आज बतौर आईपीएस हैं, लेकिन अब भी अपने आप को खिलाड़ी मानती हैं और कहती हैं कि मैं आगे भी जितना होगा खेलती रहूंगी। इस तरीके से सरोजनी जी से हमने बातचीत की और आपने इनके वो दुख भरे पल भी सुने, जिसको सुनकर आप सभी मैंने हैरत में पड़ेंगे कि कैसे एक पुलिस पदाधिकारी के तौर पे थी और उनको क्या झेलना पड़ा। अगले दिन किसी खास मेहमान के साथ किसी खास जगह दोबारा होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।